हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, होस्ट फेस टू फेस पॉडकास्ट का। दोस्तों, शेयर बाजार में मेरा ऑलमोस्ट 20 साल कंप्लीट होने आ रहा है। और एक बात अगर मैं आपको कहूं कि शेयर बाजार में आपको लंबा जाना है और तरक्की करते रहना है, तो एक काम आपको करते रहना है, वो है लर्निंग। और ये जो फेस टू फेस पॉडकास्ट सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग रहा है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने इस पॉडकास्ट को इस्टेब्लिश किया। दोस्तों, मैंने 300 फेस टू फेस पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं हर पॉडकास्ट से मुझे कितना नॉलेज मिला होगा, और नॉलेज कंपाउंडिंग के हिसाब से मैं कितना वेल्थ क्रिएट कर चुका हूँ। 300 फेस टू फेस। अब मैं पुराना देखता हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कितनी मेहनत की हमने ये सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में, और कितना एनर्जी हमने इस पे डाला है। और आप में से कई लोग मुझसे डे 1 से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि ये फेस टू फेस पॉडकास्ट की जर्नी में, ये जो लर्निंग जर्नी है, इसमें आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये 300 फेस टू फेस पॉडकास्ट में टोटल 105 मिलियन व्यूज़ हुए हैं। टोटल 16 मिलियन घंटे, 16 मिलियन आवर्स लोगों ने इसमें दिया है। 2.8 मिलियन लाइक्स लोगों ने दिया है। 1.5 मिलियन लोगों ने इसे शेयर किया है वीडियोस को। 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे। 1.9 बिलियन इम्प्रेशंस इस फेस टू फेस पॉडकास्ट को मिला है। और टोटल 200K लोगों ने कमेंट दिया है। मैं आप सभी को बहुत निम्रता से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने फेस टू फेस को इतने प्यार से देखा और मुझे कांस्टेंट सपोर्ट किया, ताकि मैं इस लर्निंग जर्नी में आपके साथ जुड़ा हुआ रहूं। नंबर्स तो खैर एक नंबर है, और हम एक्साइटेड होते हैं, हमको अच्छा फील होता है। नंबर्स हमारे जीवन में बढ़ते रहें, चाहे वो पैसों का नंबर्स हों, चाहे वो किसी भी तरह का ग्रोथ का नंबर हो, तो हमेशा एक्साइटमेंट रहती है। बट नंबर से हमको एक सीख भी मिलती है। सी नंबर्स आर ऑलवेज गुड। अच्छे नंबर्स होना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में नंबर्स मिलते थे तो अच्छा लगता था ना, वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों में अगर नंबर्स अच्छे मिलते रहें तो अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइबर ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे पता है कई लोग आप लोग में से जुड़े हुए हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो ये सीरीज़ को सब्सक्राइब करिए। बिकॉज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आज तक किसी भी फेस टू फेस के लिए 1 रुपया किसी से नहीं मांगा, न चार्ज किया है। आप देखिए जो बाकी पॉडकास्टर्स है, कहीं ना कहीं उसको बिजनेस बना रखे हैं, बट मेरा तो कुछ और बिजनेस है, एस्टैब्लिश बिजनेस है। तो मेरे लिए फेस टू फेस एक केवल लर्निंग साधन है, पैसे बनाने का साधन कभी नहीं रहा है। तो आप सपोर्ट करेंगे तो और मैं मोटिवेटेड रहूँगा और इस पर काम करूँगा। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के अंदर में मैं ना कुछ इम्पॉर्टेंट फेस टू फेस के इम्पॉर्टेंट विजडम्स लेके आया हूँ, जो कि लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। जहाँ पर मेरे जो फेवरेट फेस टू फेस है, जिनको मैंने रेगुलरली देखा है, मैंने सीखा है और आज भी देख रहा हूँ, उनसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके शेयर बाज़ार की जर्नी के लिए बहुत रेलिवेंट हो सकते हैं, मैं लेके आया हूँ। छोटे छोटे स्नाइपेट्स हैं, बट लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरे शेयर बाज़ार का जो एक लर्निंग जर्नी है, वो शायद आपको इस वीडियो के अंदर में पूरी तरीके से मिल जाए। तो अगेन रिपीटिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस फेस टू फेस फैमिली। रियली मीन्स अ लॉट। यू मोटिवेट मी टू वर्क हार्डर। एंड अगर आपने कुछ भी फ़ायदा इस पूरे सीरीज से उठाया हो तो कमेंट में दीजिएगा। यस, वी लव इट। The more you talk about it, the more we get motivated to give you best from us. तो यहाँ से चालू करते हैं वो वीडियोस जो आपके लिए, आपकी लर्निंग जर्नी के लिए बहुत रेलिवेंट है। वीडियो स्टार्ट्स नाउ। मेरा एग्जांपल है दोस्त कि शेयर बाजार जो है वो समुद्र के जैसे है। कुछ लोग वहाँ जाके खाली पैर भिगोने के लिए, तफरी करने के लिए वो क्या उठाते हैं ना, शीप क्या बोलते हैं वो, जो वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ा सा पैर भिगो लिया, नहा लिया, समंदर में आ गए। कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो बड़ी नौका लेके जाते हैं, फिशरमैन जो जाते हैं, फिर वो लाखों का धंधा करते हैं।
कुछ लोग मिनरल इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, तो बड़े स्टीमर और बड़े ऑयल रिग्स वगैरह डालते हैं और वहां से वो मिनरल्स इकट्ठा। समंदर वही है, आप उससे क्या चुनते हो ये आपके करेज पे और आपकी अपनी जीवन शैली पे या आपके तरीकों पे निर्भर है। आप उसके और जितना अंदर जाओगे उतनी आप वो उतनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही हाई है। तो मेरे बोलने से आप नहीं कर पाओगे, किसी के बोलने से मैं नहीं कर पाऊंगा। वो आपके अंदर में वो चीज होना चाहिए कि हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। इसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं डूबूंगा तो मेरे पास भी नेट है, या डूबूंगा तो मेरे को ये बचाएगा वो बचाएगा। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। पहले जो शुरू किया तो अपने पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं था, उस समय की बात अलग है। अभी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है कि सपोज जैसे ये शेयर्स है, अगर मैं ये ले लिया, अगर ये डूब भी गया जैसे आपने बताया जी, वो डूबने से मेरे दिमाग में खाली एक ही रहता है कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी क्या। लाइफस्टाइल मेरी चेंज नहीं होने वाली है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर वो रिस्क मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा, फिर मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक लेवल पे आने के बाद अपने घर को सुरक्षित करो। आपके पेरेंट्स हो या आपकी जो भी घर में हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो लाइफ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्त कि इसमें अपने लाइफस्टाइल को कभी अनाप शनाप बढ़ाना नहीं चाहिए। मैंने ये चीज सीख लिया, शेयर बाजार के पैसे से अगर आपको लंबा जाना है, शेयर बाजार में बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो शेयर बाजार के पैसे से अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहिए। क्योंकि मैं तो बड़ा गेम खेल रहा हूं ना। मैं तो जब मैंने जो शेयर्स लिए, जो 2004-05 पे लिए, 2008-09 तक 4-5-6 गुना हुए, 2007 तक 8 की मंदी में वापस वहीं आ गए जहां मैंने लिए थे। मेरा सारा वेल्थ वापस उधर ही आ गया। लेकिन मेरे खर्चे इतने कम थे, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इतना मीडियम था। आज भी वैसा ही है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेटर है। आज मीडियम की परिभाषा थोड़ी बदल गई होगी। अभी थोड़ा ब्रांडेड पहन के आया हूं मैं भी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि मेरा खर्चा इतना मिनिमम हो कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो, तब आप रिस्क ले सकते हो ना। At some point of time, these people, they would miss an opportunity to invest in good stock, which can probably generate more return on capital for them than their own business. So, do you think? Can you suggest any cheat sheet or anything which they can do, or would you recommend them to actually invest in equity and focus more on their existing business and not look out for other equity investments in the listed space? Vivek, it's an involved question. The first advice I'll give you is that if you're running a business, you should keep running that, okay? I truly believe that you are your own best capital allocator. So if you are a lawyer or you are a hairdresser or you are, a building contractor and you generate a sustainable return on investment in your business and your business requires capital, the first thing you should always do is invest in yourself. Just like I would not recommend investing in stocks. You invest in your business. Your Apple, who knows, can become Bloomberg tomorrow, right? So I want you to encourage you to invest in your own business because you don't know where your business can take you, right? So I would encourage all of you to do that. A lot of businesses can't take more capital, okay? If Vivek starts generating 100 crores a year in cash flow, his business won't require that much capital. Then you go into investment. That is a fair point. But the first principle of this, Vivek, is that you invest in yourself, okay? And your strength, your area of competence, you do that. That's what my suggestion to you is. Beyond that, if your business can't take more capital or the return on capital is not great or it's stuck in accounts receivable, stuck in inventory, then I understand. Then you start moving to investment. So make a two-stage process. But always benchmark yourself, what is your return on investment capital, okay? It can't be that you're using your services at zero, using your father's factory warehouse, which costs you zero, and then making your capital. You should do an honest evaluation. Is your business earning a return on capital? If the GSEC bond is at 8%, you should be generating 10% return on capital with true cost accounting done in there. If you do that, keep investing in yourself. That is the best investment you'll ever do. But if your business cannot generate the kind of return or it can't use that much more capital, then the public market is a good place to go in and look. All right, sir. Market always gives swing opportunities in every market conditions, and there are new leaders who emerge, who lead the new swing of the market. How do you identify those leaders early on? Because the big money can be made if you can identify these leaders early on. Well, identifying them early on is actually the easiest part. It's the later stages which becomes more difficult. If you're starting to look for those while you're in a bear market like we are right now, this
I love bear markets. This is my favorite time because this is where, I mean, I'm in cash. I'm always in cash in a bear market because I have stops, so I'm going to automatically be forced to cash. And at this time, and I just did recently, I don't know if it's still on YouTube, but if it's not, I'll put it back up. There was a webinar that I did was how to spot leading stocks in a bear market. So you should definitely go look at that because I cover this topic. In the bear markets is when I look for what I call the sore thumbs, you know, because leaders stick out like a sore thumb. When the market's going down, you can see the stocks that are not going down as much or going sideways or even going up. And when the market's in a downtrend, I'm looking for the stocks that are in an uptrend. So that's where the leaders really start to, you know, show themselves. Later on, as the market broadens out, you get lots of stocks are moving up. And now it gets more clouded. And then you start by default buying laggards because now maybe you've traded out of some of the first movers, you've taken profits, they're too extended, and now you keep trading into more and more names, and before you know it, you're in the laggards. So the best time is during corrections, is to look at what's doing the best, relative strength, new high, look at the relative strength line, and is it hitting a new high while the market is correcting? And those are the ones that you want to watch and wait for them to form bases and then break out of the bases, and hopefully they have the earnings and the sales also. तो मैं कीनली के साथ बैठा और हम उनका इवेंट कर रहे थे। लंच ब्रेक में मैंने उनसे पूछा ऑसम स्ट्रेटजी, मेरा सर ये स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है, तो इस पे मैं कितना पैसा डाल सकता हूँ। ही सेड वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मैं आज तक याद रखता हूँ। ही सेड अश्विन ये बताओ कि एग्जाम्पल ही जस्ट गिव मी नंबर, मैं अभी ऐसे नॉर्मल डिस्कस कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए लगता है नींद आती रात को? मैंने बोला सर हाँ आ जाती है। अच्छा 5 लाख लगता है नींद आती है? मैंने सर डिस्टर्बेंस तो होता है। 10 लाख? मैंने सर पॉसिबल ही नहीं है, सर नींद खराब हो जाएगी। दिस इज यू। इट डज नॉट मैटर कि मेरा सिस्टम कितना जोरदार है, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। इट इज अबाउट यू कि तुम उस लॉसेस को हैंडल करने कितना कंफर्टेबल हो। हियर कम्स फर्स्ट टाइम जो मुझे कंसेप्ट समझ में आया, दैट इज मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग। अच्छा, आप जिम जाते हैं, फर्स्ट डे आप 5 किलो उठाते हैं, आपको 20 किलो उठा लो, आप एक बार में उठा लेंगे, लेकिन आपकी मसल ब्रेक हो सकती है। आपको रोज उठा लो, आप रोज नहीं उठा पाएंगे। ये धीरे से आप प्रोसेस इवॉल्व होते हैं। तो वहां मुझे फर्स्ट टाइम समझ आया कि लॉस लेने की कैपेसिटी मसल बिल्डिंग है, पोजीशन साइजिंग बढ़ाने की कैपेसिटी मसल बिल्डिंग है, आपको कैपिटल को हैंडल करने इज ए प्रोसेस ऑफ मसल बिल्डिंग। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मसल बिल्ड करने पर ध्यान रखो। आप ऐसी प्रोसेस बनाओ जहां मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉफिट को हजम करने भी मसल बिल्डिंग है। मतलब हमने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि एक बंदे को 5 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा था, इसमें अपना कौन बना करोड़पति में, इवेंचुअली ही लॉस्ट इन 2 इयर्स में चला गया, 2 साल में। तो क्यों? क्योंकि उसको कोई प्रैक्टिस नहीं था, उसको वो 5 करोड़ हैंडल करने की कैपेसिटी था। सर मेरा एक बहुत बेसिक बिलीफ सिस्टम है कि यूनिवर्स का ऐसा सिस्टम है, वो आपको चेक करता है रेगुलर बेसिस पे कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी और नॉट। मतलब अगर मैं आपके जेब में रोज 10,000 रुपये रहता है और मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए, हाउ यू आर बिहेविंग। अगर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब है तो वो 2 लाख रुपए आपकी जेब से जाने वाले हैं। इट इज़ वेरी सिंपल साइंस। वेरी यूनिवर्स रेगुलर बेसिस पे चेक करता है कि क्या, और जो आपकी कैपेबिलिटीज है उससे तो आपको मिल ही नहीं सकता, और अगर मिल भी गया तो इवेंचुअली लॉस हो जाएगा। तो आपको वो मसल बिल्डिंग करनी है, कैपेबिलिटी बिल्ड, लॉस लेने की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, प्रॉफिट को रिटेन करने की कैपेबिलिटी करनी है, पोजीशन साइजिंग में वो काम में आता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो, ये सब में मसल बिल्डिंग। हिंदू माइथोलॉजी है ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई भी इंडस्ट्री जब होती है ना, ये कर्व में जाती है। इसको आप एस कर्व भी बोल सकते हो। एक्चुअली आप ये जो कर्व होता है, शुरुआत जब होती है वो क्रिएशन होता है, वो है ब्रह्मा। ठीक है, उसमें पता नहीं होता है कैसा बनेगा क्या बनेगा। इसको बोलते हैं आज के दिन में स्टार्टअप इज क्रिएशन, ब्रह्मा। उसके बाद एक ग्रोथ फेज आता है, जिसको मैं विष्णु के ढंग से सोचता हूँ कि ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, प्रोसेस बैठाना है, सिस्टम बैठाना है, लोग हायर करना है। और महेश तो हर चीज में होता ही है। कोई भी चीज, मैंने आज तक कोई बिजनेस नहीं देखा है जो 100 साल से ज्यादा टिका हो। दुनिया में 20 या 25 कंपनी होगी जो 100 साल से पुरानी है। आमतौर पे एक कंपनी 25 से 30 साल में खत्म हो। तो ये तो डिस्ट्रक्शन तो होना ही है, किसी का जल्दी होता है, किसी का कम होता है। तो इन्वेस्टिंग में आपको ये भी देखना है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी किस फेज में है। अगर बहुत मैच्योर्ड है, कंपनी ही बुढ़ी हो गई तो मजा नहीं है। अगर यंग इंडस्ट्री है, जैसे सोशल मीडिया यंग इंडस्ट्री है, राइट,
कुछ चीजें इंडिया में एकदम नहीं है। डिओड्रेंट यूज करना एकदम शुरू ही हुआ है, माउथ वॉश यूज करना अभी शुरू ही है। मैं बहुत एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो। सो जो यंग इंडस्ट्री है वहां इन्वेस्ट करोगे, आपको बहुत समय का ग्रोथ मिला है, सोचना ही नहीं पड़ता है, खरीद के आप रख सकते हो। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि आप ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो एस कर्व होता है किसी भी इंडस्ट्री का, आप कहाँ हो, अगर यहाँ हो तो वो इंडस्ट्री आपको हमेशा जीत देगी, आप अच्छे पैसे बनाओगे। तो अगर बाजार बड़ा है, कम लोग हैं उस बाजार में और ग्रोथ फेज है, 15-15, 20-20 साल पैसे। तो आप इसका मतलब ग्रोथ सेक्टर्स जो हैं, जो जनरली हाई ग्रोथ पे हैं क्योंकि वो नेशनल स्टेज पे हैं, उसमें ज़्यादा आप बेट करना चाहिए? मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सिर्फ नेसेंट सेक्टर्स में करता हूँ, नहीं। आप ऐसे समझो कि घोड़े की रेस होती है, वो जेन्युइन सट्टा है। ये एग्जाम्पल ऑड है बट आपको मैं समझाता हूँ, मैं सोचता हूँ जब रेस शुरू हो रही है, लेट्स से 50 घोड़े हैं, उस समय मेरे से नहीं होता। अच्छा, तब लॉटरी है। जब रेस लास्ट 100 या 200 मीटर की बत्ती है, तब आपको मालूम है कि ये 4 घोड़े ही हैं जो जीतेंगे। वैसे सोचना होता है कि इंडस्ट्री में जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बन गया है कि ये नई इंडस्ट्री थी, इसमें नए लोग आए, लेकिन ये 2 या 3 कंपनियां हैं जो अब अच्छी हो गई हैं, बाकी मछलियां मर गई हैं, ठीक है, तब उसमें आप रिसर्च करके 1 या 2 प्लेयर को उठाते हो जो जीतते हैं, बिकॉज तब आपको ग्रोथ 10 से 12-15 साल का मिलता है। तो एकदम जब डिफाइन नहीं है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त हम एटलीस्ट इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन यू आर राइट कि एम आई अ ग्रोथ इन्वेस्टर, आई प्रेफर कि मैं ग्रोथ फेज में ही इन्वेस्ट करूं, तब मेहनत भी कम लगती है आइडेंटिफाई करने में, मेंटेन करने में एंड सो ऑन। आपका प्रोसेस को अगर आप पिन डाउन कर दें कि आप लोग क्या फॉलो करते हैं, कुछ आपने अपना भी एक्रोनिम बना रखा है क्या कि हम लोग ये फॉलो हमने बनाया हुआ, बताइए ना। एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग, एलिमिनेशन बट आई हैव टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री, क्योंकि बाकी लोगों ने ऐसे वो बनाने के लिए करते हैं कि भाई फायर तो नहीं है किसी का, बट जो भी होते हैं। सो मेरा क्या हुआ कि मैं 93 में इंडिया आ गया और मैं इनके ऑफिस में बैठा था, यूटीआई वालों के, अप्रूवल तो आ नहीं रही थी। तो उससे पहले तो मैंने एक दिन के लिए भी इंडिया की रिसर्च नहीं करी थी। मैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान करता था और इंडिया तो खुला ही नहीं था, तो कौन रिसर्च करे, और फंड मैनेजर तो बिल्कुल नहीं था, एंड आई वाज टू बी द फंड मैनेजर जी। तो फिर उस वक्त मैं लोगों से मिलता था, ब्रोकर से भी और कंपनी से जो भी मिलते थे वो सब करता रहता था, बैठ के अकेला था। सो देन मेरे को ख्याल आया कि यार मेरा काम खाली एक है कि ब्लडी इस इंडेक्स को बीट करना है, और हमारा इंडेक्स होता था BSE 200 इंडेक्स, अब 500 हो गया। सो मैं 200 इंडेक्स में सपोज थ्योरेटिकली मैं एक बड़ी गंदी कंपनी है कोई सी भी, उसको नहीं लूँ और 199 कंपनीज ले लूँ, तो विल आई बीट द इंडेक्स? क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल ही सबको पता है फकिंग चोर है, गधा है, जो भी है, इसको नहीं लेना, बाकी ठीक है, तो विल आई बीट थ्योरेटिकली? उसको और आप थोड़ा एडवांस उसका वर्जन ले ले कि मैं जो 100 पी कंपनी, मैं सारी कंपनियों को रैंक करूंगा सपोज 200 को, ठीक है, ऑन वैल्यूएशन, और जो खाली लास्ट 5 है ना वो नहीं लूंगा, कम पी वाली, महंगी वाली अपनी लेंगे, 5 सपोज वाली कि बड़े ओवर वैल्यूड है, अच्छा ठीक है, ओके, और मैं 2-3 वो नहीं लूंगा जो क्लियरली ओवर लेवरेज्ड है, जिनका ज्यादा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसी से पता लग रहा है कि कौन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड था और कंपटीशन आ गया। या आप कहो कि मैं एक वो नहीं कंपनी लूंगा जो अभी उस पर केस चल रहा है, अभी कल ही तो CBI रेड हुई है उसके ऊपर, वो नहीं लूंगा, कोई भी ज्यादा नहीं कर रहा। और चौथा मैं कहूँ, मैं वो नहीं लूंगा जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी में अभी उन्होंने कुछ ओपन किया है जिसमें नए बंदे आ गए हैं तो इसको डिफेंड करना पड़ेगा। तो मैं 3 कंपनियां गवर्नमेंट पॉलिसी में मिलता, बट कोई भी चीज है नहीं कि 100 गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं लूंगा। ओके, तो आई मेक 5-6 फैक्टर्स एंड मैं 3-3, 4-4 कंपनियां उस फैक्टर से रिजेक्ट कर दूं, तो मैंने ओवर रिस्क नहीं लिया कि भाई एक फैक्टर गलत ना हो जाए। अब मैं 175 कंपनी ले लूं, विल आई बीट द इंडेक्स? और मुझे लगा कि आई विल ऑलवेज बीट द इंडेक्स, तो मेरे को खाली इंडेक्स बीट करना था, ये नहीं पता था मैं इतना बीट करूंगा। सो मैं जब कितना बीट करूं बता दूं कि अगर उस दिन से आज तक मेरी NAV ली जाए, लेकिन परफॉर्मेंस फी भी हम लेते हैं ना वहाँ पे ऑफशोर, वो हटा दो, क्योंकि आप 2% मैनेजमेंट फी यहाँ के लोग देते हैं। सो दी मार्केट इज अप 40 times since I started, and my NAV is up 535 times. But only by excluding those stocks? नहीं, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। सो हमने कहा कि हम स्टॉक्स हटा देते हैं। सो मैं आई वेंट नहीं, वो तो मैं ओरिजिनल थॉट बता रहा हूँ कैसे शुरू हुआ। अच्छा ठीक। सो फिर मैं गया अलायंस में, आई यूज्ड टू गो टू न्यूयॉर्क। मैंने कहा कि जब फंड शुरू करेंगे तो ऐसे फंड करते हैं कि 200 स्टॉक्स हैं, मैं अलग अलग फैक्टर से 50 स्टॉक निकाल दूंगा, ठीक है,
4 उसके। अब गंदे गंदे फैक्टर सोच लो कि क्या क्या होते हैं गंदे फैक्टर, कि लेवरेज नहीं होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट पॉलिसी वो नहीं होनी चाहिए, या इंडस्ट्री ये नहीं होनी चाहिए, कंपेरेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर बड़ा लड़ाई करते रहते हैं, या बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, या आपको नेक्स्ट 1-2 साल के रिजल्ट बड़े गंदे लगते हैं तो आपको अभी जरूरत नहीं है, ऐसे करके कोई भी ज्यादा नहीं करो क्योंकि क्या पता। बट जो बाकी आप ले भी लोगे उसी सेक्टर में, बट जो बड़ा ब्लेटेंट होगा उसको हटाएंगे। तो दे सेड ये इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज मार्केट को पॉजिटिव कहानी चाहिए। मार्केट को आप कहो मैं ना खाली गंदी कंपनियां निकाल दूंगा, बाकी मुझे नहीं पता, इसको स्पिन करो। और मार्केट नीड मैं ना हाई आरओसी लूंगा, मैं और तो किसी को पता नहीं किसका हाई आरओसी हो रहा है, तो हमने कहा कि इसका थोड़ा स्पिन कर दिया जाए। ओके, सो हमने कहा कि हम 200 से 100 के करीब या जो भी हम नेगेटिव चीजें हटा के करेंगे, उसके बाद हम अच्छी अच्छी कंपनियां ढूंढेंगे। ओके, ओके, दैट इज द स्टोरी चेंज। कि अगर मेरे हिसाब से खाली अगर आप बोलो कि मैं गंदी चीज नहीं लूंगा, अच्छी के ध्यान मत दो, इट्स द सेम थिंग, बट इट डजंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड बिकॉज द इन्वेस्टर सेज आपने जो खरीदा उसमें मेहनत क्यों नहीं करी। समझ गया कि 500 रुपये 50,000 रुपये तक तो चलो मैं किसी तरीके से इन्वेस्ट कर लूंगा। किसी के पास 5 करोड़ रुपए है और अब चालू करना चाह रहा है, हो सकता है उसको लग रहा हो कि डायरेक्ट इक्विटी में अब थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लेना चाहिए, मार्केट अनसर्टेन फील होने लग गया है लोगों को, तो 5 करोड़ वाले को एलोकेशन कैसे करना चाहिए, कितना परसेंटेज इक्विटी? मैं ये कहूँगा कि 500 रुपये भी उस आदमी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जिसके लिए किसी को 5 करोड़ इम्पोर्टेंट है। अब पैसों की महत्ता को छोड़िए मत। एक आप मैटिनी शो देखेंगे रादर देन लेट नाइट शो, जो पैसा बचेगा वो कभी काम आएगा। एक अपने पॉपकॉर्न थिएटर की जगह रास्ते पे खा लिया, जो पैसा बचेगा काम आएगा। अपने में कहावत है बूंद बूंद से सागर बनता है, ये चीज मनी के लिए बहुत ही एप्लीकेबल है। सेकंड, आपके पास 2 चॉइस है। अगर आप 5 करोड़ रखते हैं तो आप एक प्राइवेट बैंकर को, वेल्थ मैनेजर को हायर कर सकते हैं, जो आपको एडवाइस देंगे कि सर ये आपकी रिस्क प्रोफाइल है, ये आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इस प्रकार का एसेट एलोकेशन आज की तारीख में अच्छा है। और हर 6 महीने पे वो आके आपको बताएंगे सर अब हम थोड़े ऐसे एडजस्टमेंट करने चाहिए, थोड़े वैसे करने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर आपके पास 500 रुपये है तो जाहिर है कि प्राइवेट बैंकर या वेल्थ मैनेजर आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो बेहतर है कि वो दायित्व आप फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। एसेट एलोकेशन फंड है, जो भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजर माने जाते हैं, वो एसेट एलोकेशन खुद करते हैं। अच्छा, किसी भी प्राइवेट बैंकर से ज़्यादातर वो लोग सही होंगे। अच्छा, एंड वो लोग आपके 500 रुपये को कितना पैसा डेट में, कितना इक्विटी में, कितना सोने चांदी में लगाना है, वो मीडियम टर्म रिस्क रिटर्न देख के करते हैं। अच्छा, जब मार्केट गिर जाता है सपोज इक्विटी में, तो लोग इक्विटी ज़्यादा खरीद लेंगे। जब मार्केट बहुत महंगा हो जाता है इक्विटी में, तो वो डेट में पैसा डाल देते हैं। आपको जो एक करोड़पति आदमी को प्राइवेट बैंकर मिल रहा है, उससे भी अच्छा फंड मैनेजर आपको 500 रुपये में मिल रहा है। इसका पूरा फायदा उठाइए। हमेशा मतलब एक कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। हथौड़ा कब मारना वो एक स्किल है, वो बैंकर्स को पता है, वेल्थ मैनेजर्स को पता है, फंड मैनेजर को भी पता है। तो जो चीज़ एक 5 करोड़ के HNI को मिलती है, वही म्यूचुअल फंड के जरिए 500 रुपये के रिटेल को भी मिल रही है थ्रू एसेट एलोकेशन फंड। लवली। फर्स्ट थिंग कि नहीं, सबको अपना लिमिट पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि नहीं, कहाँ तक आपका लिमिट है, कितना लिमिट जाने के बाद आपका फाइनेंशियल कंडीशन इफेक्ट नहीं होगा। एंड हैव एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। ऐसे नहीं कि आप पहले से बोल दिए मुझे सब आता है, इससे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड डोंट ट्राई टू गेट इनटू द फैन क्लब। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ डोंट बी ए फैन, ओनली बी द फॉलोअर। क्योंकि लोग फैन बनने से क्या होता है ना, आप गलती भी करते हो ना, लोग देख नहीं पाते। अगर आप फॉलोअर हो तो आप पता कर पाओगे हाँ ये गलती हुआ है। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी गलती करूंगा, लोग गलती करेंगे, लेकिन उसको आप समझ पाओगे। तो इससे क्या होगा, आप सब लोगों को कंटेंट देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट, इट्स ए ट्रेडर कम्युनिटी। इट्स नॉट अबाउट कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ। मैं हूँ ही नहीं बेस्ट ट्रेडर, मेरे को बनना भी नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं
घर चलना चाहिए, चल रहा है। और मेरे जो प्लान किए हैं, जो मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं, आपके माइंड में भी आइडिया आते हैं, तो मेरे मन में भी आइडिया आता है ये ट्रेडिंग को इस तरीके से एग्जीक्यूट करूँ, ये प्लान एग्जीक्यूट करूँ, तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आई मे लूज, आई मे विन। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग माइंड में ये रख लेते हैं कि नहीं कुछ रिकॉर्ड बनाना है, लोगों को डिस्प्ले करना है। तो जब ये आ जाता है ना, फिर हम लोग फोर्सफुली ट्रेड करना लगते हैं। रिकॉर्ड मेंट टू बी ब्रेक, ये ब्रेक होंगे ही होंगे। तो डजंट मीन कि नहीं मैं कल कुछ 50 बना लिया, 10 बना लिया, कोई और बना नहीं सकता, सब लोग बना सकते हैं। मेरा प्रॉफिट दिखाने का एक ही रीजन है कि नहीं फर्स्ट थिंग मैं पैसा कमा पा रहा हूँ, ये दिखाना इंटेंशन है। इंटेंशन ये है कि नहीं कोई तो पैसा कमा रहा है, आप देख के इंस्पायर हो पाओ कि नहीं हाँ कोई तो पैसा कमा रहा है, आप भी कमा सकते हो। मेक श्योर कीजिए कि नहीं अकाउंट में पैसा डालना ही नहीं है तब तक जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अकाउंट में 10,000 भले हो, आपके बैंक बैलेंस भले 10 करोड़ हो, लेकिन 10,000 भी अकाउंट में नहीं डालना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि मार्केट सारा पैसा ले जाएगा। क्योंकि यू हैव टू मेक ए डील। सो मेरे लिए मार्केट के साथ मैं डील कर चुका हूँ। लाइक आई सेड, तो भाई सुप्रीम है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है कि 100% स्ट्रैटेजी निकालने के लिए, बट देयर इज नो सच। मैंने एडमिट कर लिया है, मैंने बोला मार्केट देख तू जब करेक्ट है मैं तेरे को 10 रुपये दे दूंगा, वेल एंड गुड, लेकिन जब मैं सही हूँ मुझे 20 रुपये दे देना। सो इट्स अ डील, सो इट्स अ रिस्क टू रिवॉर्ड, इट्स अ मनी मैनेजमेंट, इट्स अ डील। तो मार्केट बस वेट कर रहा है कि जिस दिन तू मनी मैनेजमेंट फेल होगा, जिस दिन तू साइकोलॉजी फेल होगा, मैं तेरा कैपिटल ले लूंगा। सो मार्केट तब तक वेट कर रहा है। तो सेम आप अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई बोल दिया बाय कर लो, कोई बोल दिया सेल कर दो, तो फिर पैसा जाने वाला है। तो मेक श्योर कि अकाउंट में रखो ही मत कि पैसा जाए, पहले सीख लो। इट्स अ बिजनेस, इट रिक्वायर्ड टाइम। ऑप्शन सेलिंग अगर करोगे तो आपका एक बेयर मिनिमम कैपिटल का कंफर्ट तो होना ही चाहिए ना। 2 लाख 3 लाख रुपए में ऑप्शन सेलिंग का काम नहीं कर मैं पहले ही बोलता हूँ, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग एक ही कैपिटल लगने वाला है। तो मिनिमम आपके हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए अगर किसी को ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करके एक्चुअली फुल टाइम अगर इसमें घुसना हो? तो 2 लाख से भी ऑप्शन सेल होगा, 10 लाख पे भी होगा, 20 लाख से भी होगा। जितना कैपिटल कम रहेगा उतना आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। अगर समझ लो कि इन्फोसिस का ऑप्शन सेल किया है आप, उसमें ऑलमोस्ट 1.4 लाख मार्जिन लगता है इन्फोसिस के ऑप्शन राइटिंग करने में। मान लो कि 15 पे राइट किया है और उसको 20 पे मैं कट कर रहा हूँ, तो 6,000 का लॉस जाएगा उसके लॉट साइज के हिसाब से। मतलब उसमें आपका 4% कैपिटल चला जाएगा अगर 1.4 ही कैपिटल है आपके पास। तो अगर समझ लो कि 10 लाख कैपिटल है मेरे पास और मैंने इसका एक ही लॉट सेल किया है, बराबर लॉस जाएगा मेरा 6,000। मतलब 10 लाख के कैपिटल पे सिर्फ 0.6% कैपिटल लेके जाएगा, वो मैं बियर कर सकता हूँ, क्योंकि वो 0.6% नेक्स्ट ट्रेड में मैं रिकवर कर सकता हूँ। अगर वो 15 का 0 होता है तो वो मुझे दे देगा 18,000। और टोटल कैपिटल पे देखूंगा तो वो मुझे मिलेगा 1.8%। 10 लाख कैपिटल होने के बाद भी अगर मैं एक लॉट भी सेल करता हूँ तो मुझे 1.8% ऑन टोटल कैपिटल रिटर्न दे देगा। और वो अगर मान लो कि एक ही ट्रेड में मिल रहा है, बाकी का जो 8 लाख कैपिटल मेरे पास जो सेव होता है वो अगर मैं दूसरे ट्रेड में लगाता हूँ, अगर दूसरा ट्रेड भी मुझे 1% दे देता है, तो अगर मंथली मुझे मोर देन 4 to 6% रिटर्न मिलता है मंथली, दिस इज़ नॉट बैड इन ट्रेडिंग। आप उसको अगर कंपाउंडिंग करोगे, ईयरली रिटर्न देखोगे, तो आपका पैसा 1.5 साल में डबल। There are 3 buckets of traders. One is the randomness of trading, जहाँ पे उनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, they are just dabbling in the markets. The next evolved version is science of trading, जहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स है, एक फिक्स्ड हार्ड एंड कोडेड सिस्टम से सिस्टम की तरफ आप रूल मैकेनिकल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं. Then the third basket is the art of trading, where you use the science but you have that capability to tinker with the rules within the fixed framework. So first चीज से सेकेंड चीज सीखने के लिए आपको चाहिए रूल्स, रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑफ द गेम सीखना पड़ेगा. सेकेंड से थर्ड बकेट में जाने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. सही बात है. मतलब बंदूक दे दिया लेकिन चलाना तो पड़ेगा नहीं तो कैसे निशाना जाएगा. प्रैक्टिस, बट मोर देन प्रैक्टिस आई थिंक राइट प्रैक्टिस. दैट्स आल्सो देयर. जैसे आपने कहा ना एनालॉजी ड्रॉ की थी जिम वाली, हाँ एकदम परफेक्ट है. यस, कि जिम में हम प्रैक्टिस करेंगे और उल्टा फुल्टा कुछ उठा लेंगे, हाँ, तो बॉडी को डैमेज ज़्यादा करेंगे रादर में. वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप मिड कैप में ही कर रहे हैं आज, बिकॉज आज मिड कैप की एक्सपायर. यही आप कल शिफ्ट कर जाओगे? मैं फिर निफ्टी करता हूँ. तो इट हैज बीन अ बूम फॉर यू, दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, डेली कॉन्ट्रैक्ट. पहले पैसा ज़्यादा बनाते थे कि अभी बनाते हैं? माय
रिटर्न्स हैव ऑलवेज बीन सिमिलर, लाइक 4-5-6% के आसपास ही रहता है, साल में 60-70-80% के आसपास ही रहता है, प्लस और माइनस 10%. बट आजकल का जो एक्सपायरी ट्रेडिंग में जो रिस्क है थोड़ा ज़्यादा सब्सटेंशियल है. रिस्क नॉट एज इन स्ट्रैटेजी रिस्क, बट रिस्क फ्रॉम ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव. कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज़्यादा हो गया है. ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पस इज बीइंग डिप्लॉयड इन एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज. तो जब भी स्पाइक्स आता है, तो स्पाइक्स आर ट्रेमेंडस. एंड ब्रोकर रिस्क भी ज़्यादा हो गया है, गामा रिस्क ज़्यादा हो गया, दोनों तरफ मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है. सो बेसिकली मैंने क्या किया, मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेम रखा, बट रिस्क पर डे मैंने कम रख कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे को सिर्फ एक एक्सपायरी मिलती थी निफ्टी, तो मैंने हर रोज 2.5% का रिस्क लेके ट्रेड करता था, तो 2.5% तक मेरा करता है. बट अभी मेरा सिर्फ 1% का रिस्क होता है, बिकॉज नाउ आई गेट an opportunity to place more bets. तो 1% ऑफ ओवरऑल कैपिटल. सो आपको 2 करोड़ का 1% हो गया 2 लाख. 2 लाख. तो 2 लाख अगर माइनस दिखेगा तो आप क्या करोगे? बंद. स्क्वायर अप मोड. क्लोज. ऑल पोजीशन स्क्वायर. एवरीथिंग स्क्वायर. आई डोंट इवन, बिकॉज 2 लाख के बाद भी ना देयर इज ऑलवेज समथिंग टू सैल्वेज. क्योंकि 2 लाख के बाद भी कोई ऑप्शन एक एक्स्ट्रा स्पाइक हुआ रहता है, उसको शॉर्ट करके मैं कुछ बना सकता हूँ. 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा OTM ऑप्शंस में भी कुछ रहता है. बट ऑल दैट, whatever salvaging, whatever damage control needs to be done is within that 2 lakh का mark to market. ट्रांजिशन इंडिया में जो हुआ फ्रॉम अ बैंकिंग डोमिनेटेड सपोर्ट टू अ स्मॉल बिजनेसमैन टू अ मोर इक्विटी इन्वेस्टिंग, ये ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बात करें. तो इसमें ना 2-3 और पहलू भी है. जो अच्छी बात है मैं बता रहा हूँ. अच्छी बात यह है कि जो इस जमाने का जो इन्वेस्टर है, कहीं ना कहीं वो एक रिस्क कैपिटल देने के लिए तैयार है. सबसे बड़ी बात है, जो यूएस में होता था वो कहीं ना कहीं उस स्केल में नहीं है, बट आई थिंक वो जो चिंगारी है, पहला जो मूव है. आज देखो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ऐसी कंपनियों में बना रहे हैं पैसा और इन्वेस्ट किए हैं जो शायद कभी कोई नहीं डाल सकता था. तो दैट हैज चेंज्ड. एंड जो सबसे बड़ा आपका जो पॉइंट है ना, बैंकों में प्रॉब्लम क्या है कि आज एक किसान का समझो एक साइकिल खराब हो गया, एक फसल खराब हो गया, तो ज़्यादा उसको क्या है कि सरकार माफ़ कर दी थी, इलेक्शन आई तो वैसे ही माफ़ हो जाता है. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो बहुत मेहनत करते हैं और वो हमारा अन्नदाता है, तो आई डोंट वांट टू बैड माउथ देम. बट द पॉइंट हियर इज कि लोग समझते हैं कि भाई बारिश बहुत हो गया या पेस्टिसाइड अटैक ज़्यादा हो गया, वो फसल खराब हो गई, सो आउट ऑफ लार्जर रोल वी सेड ठीक है माफ़ हो गया, अगले साल कर लेंगे. और उसमें भी हर आदमी नहीं होता है, उसके भी तकदीर अच्छे नहीं, उस समय उसके चुनाव होने चाहिए तो उसको माफ़ मिल जाता है. बट एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है कि उसने एक कुछ नया करने का सोचा है, दैट प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर सम रीज़न. देखो एक धंधे में चोरी वो अलग बात है, मैं उस पर डिफेंड नहीं करना चाहता, बट एक प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद चॉइस क्या है, वो तो बैंक सब जब्त कर देता है और जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी सब उसके पीछे लग जाती है. यूएस में क्या है कि आपने एक धंधा किया, फेल हुआ, चैप्टर 11 फाइन किया और दूसरे धंधे पे आ जाती हो, तीसरे धंधे पे, चौथे धंधा सक्सेस ही होता है. यहाँ पे अगर कोई अरे वो पता देख ये पता कौन है, ये अपने पैसे डूबे थे ना वही प्रमोटर ही है, और ये देख ये कौन है मालूम है, ये सब उस कंपनी में पैसा डाल के ये इन्वेस्टर था पागल, सब पैसे डूब गए. तो यहाँ पे वी फील अशेम्ड बैकिंग अ MSME कंपनीज और छोटी कंपनी में. तो मेरे हिसाब से फेल होना कोई गलत नहीं है, बहुत आप ट्राई किए, फेल कौन होता है, जिसने एफर्ट डाला वही फेल होता है ना. सो जो चेंज आया है, ये चेंज आया है कि देर आर गुड नंबर ऑफ, यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हैं जो छोटी कंपनियों में डालते हैं और उनको मतलब दे गो टू एनी एक्सटेंट टू हेल्प देम. सो दो मेजर बदलाव आया है, एक तो माइंडसेट का बदलाव है, और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज का जनरेशन का जो एंटरप्रेन्योर है वो समझता है मार्केट कैप, और वो ये समझता है कि आई विल बी 80% ओनर ऑफ दिस कंपनी बट आई कैन हैव माई लाइफ पीसफुल. मैं रात को अच्छे से सो सकता हूँ. वो ग्रोथ के लिए 20% डाइल्यूट करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. पहला जैसा एंटरप्रेन्योर वो सोचता है नहीं मैं मेहनत करूँ, उसको क्यों कमा के दूँ, ऐसा इस जनरेशन में फ़र्क है. सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. What is the relevance of data in financial market overall, and why one should only talk the language of data, which you have followed for decades now? And the new guys who are coming into the system, they are getting lured by a lot of narratives across social media platforms. So, more academically, please start with the discussion of how to look at the data in financial market. So financial market, in my view, are nothing but bits and bytes, and that's been my belief for the longest time.
I mean, ever since I started in this business, or I think late 80s. My first investment, of course, in 1982 when I was in college, but उसके बीच में फिर काफी gap हुआ. बाद में late 80s में I picked up. The fact of the matter is, markets are ultimately only a stream of data. The rest is all marketing. Okay. And a lot of the marketing is done by interested parties, whether it is mutual fund managers, it is wealth managers, it is brokers. And India being a service-driven country, the marketing angle is very strong. You can see the marketing for India, Indian equities has been amazing. It's been one of the biggest marketing stories of all time. But that's exactly where you need to become careful as investors. Okay. My approach is that I look at data. Data is the way I look at life itself. रिश्तों में भी मैं डेटा के हिसाब से ही चलता हूँ, और मार्केट भी एक रिश्ता है. When you buy stocks, it's also a relationship with that company or with that stock. It has to be borne out by data. But I am also cognizant of the fact, and I'll tell you why. I'm cognizant of the fact that beyond data, perceptions can inflate or deflate the value of data. And the reason why I say this is, yes. So data एक आपकी एक base layer बनाता है. उस base layer के ऊपर में the perception can drive a lot of perception of the data itself. Because what is data? What is data? वही बैलेंस शीट सबको मिलता है, वही क्वार्टरली सबको मिलता है, वही पीएनएल सबको मिलता है, वही जीडीपी के नंबर सबको मिलते हैं. अब आप एक तरह से देखोगे, मैं दूसरी तरह से देखूंगा. करेक्ट? डेटा तो वही है ना साहब. आपके लिए कोई अलग, आपको कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिलता है इस मार्केट में. पीपल से आपको कुछ ज्यादा मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है. वी विल गो एंड इंटरप्रेट दैट डेटा probably a little better, but not that we'll get anything which is different from what people in general will get. The question is really that back in the day, in 96, 97, when the technology bull market started in India, I was driven by data. And the data told me and us that Indian PE ratios will be typically 15, 20, 12, 25, उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि India was a high interest rate economy. Okay. Back then, FDs used to be 10, 12%. And one of the reasons why we all grew up in this environment, that selling was better and more profitable than buying in the 90s. And a lot of people from Calcutta were very good at it, that Tata Steel को short कर दो, साल का 20-25% आपको ब्याज बदला मिलता है, उतना भाव चलता नहीं है कभी भी, इनफैक्ट घटता ही है, and you make 20-25% virtually risk-free carry trade आपके पास बन जाता है. जी. And we came from that mindset. Suddenly came the tech boom. And in the tech boom, suddenly Infosys was trading at 60, 70, 80 times PE multiple. I remember in 98. And I said, this is ridiculous. My data, my analysis tells me it should be trading at 20, 25. Chalo, bahut achhi company 30. And I went and shorted all the tech companies in India. Thinking based on data, based on analysis. They were overvalued, they were going to fall. Trust me, that was the most brutally bad period of my life. I was virtually bankrupted by that short trade across all the tech companies that were trading in India. And it lasted a brutal 6-8 months till I realized that data is only up to a point valuable. Beyond a point, perceptions matter, narrative matters. So that lesson was a very valuable lesson. I take data, but I don't only believe in data. I also understand the value of perceptions. And perception is narrative, is what you're talking about. So Vivek, my view is this. One should not become rigid in investing. कि सिर्फ डेटा है या सिर्फ नैरेटिव है, सिर्फ परसेप्शन है, नहीं. ये एक दाल है जिसमें बहुत चीजों को मिला के आपको बढ़िया आपको चीज बनानी है. और the wider the range of factors you look at, the better as an investor you will become. Okay, I don't want to be too narrow in my frame of thinking. So to answer your question shortly, I am very data driven, very numbers driven, but I recognize the value of narratives also. और मेरी जो स्टॉक खरीद के जो बेचने की स्ट्रेटेजी है, मैं ट्विटर पे तो ये लिखता हूँ कि आपका स्टॉक जब भी डबल होए तो आधे बेच के आधे फ्री कर लो. अच्छा. मैं कई बार उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करके भी मुझे लगता है कि पैसा मिल रहा है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के बड़ी क्वांटिटी बेच के छोटी क्वांटिटी को फ्री कर लेता हूँ. ओके. बट मैंने पिछले 36 साल में देखा कि मल्टीवेगर सबके पास होते हैं. कहानी ये होती है कि किसी के पास रहते नहीं. तो इस कहानी के अंदर में मैंने एक काम पक्का कर लिया कि किसी भी स्टॉक को जीरो नहीं करना, उसकी कॉस्ट को जीरो करना, और कम से कम उसमें 10 साल तक बने रहना.
10 साल तक बने रहो, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पुराना जमाना की तरह लेके भूल जाओ। शेयर 10 रुपए का 4,000 होके वापस 10 रुपए हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि मैं लगातार हर उस कंपनी कौन कॉल सुनता हूँ, लगातार उस कंपनी से अपडेटेड रहता हूँ। ओके, तो आपके पास कितनी कंपनीज है अभी? मैं 10 कंपनी से ज्यादा कभी नहीं रखता। जो फ्री के स्टॉक हो गए मैं उनकी गिनती भी नहीं करता। ओह, जो जीरो कॉस्ट हो गए मैं उसकी गिनती नहीं करता। जो मैं एट ए टाइम 10 कंपनी से ज्यादा कभी नहीं रहता। कई बार वो 10 से कम ही रहेगी, ज्यादा कभी भी नहीं रहेगी। क्योंकि अब मैंने मान लो मैं कहता हूं कि आप प्रॉफिट बुक करो, तो प्रॉफिट आप बुक करोगे तो उस पैसे को कहाँ डालो? मुझे एफडी करने की आदत नहीं है। तो या तो आप सोने में पैसा डाल दो, मैं कई बार सोने में पैसा डाल देता हूँ। बट यदि मुझे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बुक करके वापस स्टॉक में डालना है तो मैं वो स्टॉक ढूंढता हूँ जो 70,000 के सेंसेक्स में 45,000 के सेंसेक्स के भाव का मिल रहा है। मेरा ढूंढने की मेहनत वो है। 3 common traits you have observed with successful traders, that these are the 3 things which typically people have to become successful in trading. And if you can share some case studies also with us. Yeah, the most common, most important ones. I mean, like my books are really all about the common traits. So if you go for, and in fact, in the books, I usually have a summary chapter. And in some of the books, like this last one, I think there's some 40 plus things I pick out. But, that's the 3 core ones. First is risk management. And the understanding that risk management is more important than the methodology even, and all good traders will tell you that. So a respect for risk management and a really rigorous adherence to risk management is one essential item. The second thing is, I would say, is discipline. Good traders just tend to be very disciplined. They have a method, they have rules, they will stick to what they do. If they don't, it's an occasional mistake, but they work to get to a point where they don't make mistakes. It doesn't mean they're not going to lose money. They could be wrong on markets. Their methodology is not going to work at times, but they won't lose money because they deviated from what their approach is. So rigorous discipline, and it's probably no accident that I don't know if it's like 3 or 4 or maybe even 5 people I've interviewed in the course of the Market Wizards books were ex-Marines. So I don't think, there's certainly one in this most recent book, and there were, I can think of 2 others at least from previous books. So it's no accident that I think that ex-Marines have a kind of built-in advantage to be traders because they've learned discipline very rigorously. And the third one I would say is flexibility. It's the ability to change your mind, the ability to admit you're wrong, the ability not only to admit you're wrong, but the ability to, if you think you're wrong, to actually be able to completely reverse your position. I call it no loyalty to your position. And so that is really a critical trait. That's why I think people who are very dogmatic would make lousy traders, because you have to be able to admit you're wrong. You have to be open-minded. You have to be able to react very quickly and say, no, I'm not going to hope I was wrong, I'm out, or I was wrong and I'm going the other way. The first thing you have to understand is basic market structure. And this is something that I learned from Stan Weinstein. It's also, been written about by Wyckoff and a guy named Joe Kerr back in the early 20s. But what it does is it breaks down the market cycle into 4 stages. The accumulation stage is kind of where it's been in a previous uptrend and it's broken down and gone sideways. And, there's a phrase during these, if they don't scare you out on the way down, they'll typically wear you out. It's the process of ridding the sellers and the buyers regaining control. It's basically a period of neutral market, that I don't want to be involved in as a trend trader. Instead, I want to focus on, for longs, this stage 2 uptrend. If we're in an uptrend, well, then we're innocent until proven guilty. Meaning that, we expect, that based on, Charles Dow and the tenets of technical analysis, one of them is a trend once established is more likely to continue than reverse. Mm-hmm. So I don't want to buy after the, 5-day, surge.
but I want to anticipate the little moves after, a 3 to 4 day pullback and use multiple time frames. So that's what this chart is showing here on the left, is if we took this little boxed in area during this stage 2 and we said A, B, C, D, if it's pulling back on the short-term time frame, we don't want to get involved. And I actually put an example in here with one of your Indian stocks. And forgive me, I've never looked at an Indian stock in my life, just because I'm US based, I trade US stocks, but the concepts even there, we can look at some live ones and they're going to be the same exact concepts. Stage 3 occurs after the markup. We have a chance where the market starts to turn sideways. And we certainly saw that, for instance, the Russell 2000, the S&P 500, and now we're in a stage 4 decline in a lot of these markets, guilty until proven innocent. So what we want to do is come up with a plan of action for each one of these stages. So in the accumulation, stage 1, where it's kind of going sideways, we're going to anticipate where to participate in a new long, or we're going to cover our short because it's no longer going down, instead it's turned sideways. There's no longer an advantage to being short. Stage 2, that's where we participate on the long side, and we want to avoid shorting. Now, we can make money shorting stocks that are in uptrends, but the simple math of higher highs and higher lows means the sum of the rallies is greater than the sum of the declines. So there's naturally more opportunity to trade the long side and avoid the little pullbacks. Some people like to, short the little pullbacks, and if you can make money like that consistently, that's what you should do. And that, that's one of the keys is Vivek, that, people have to find out what is their time frame, what is the market they trade. Are they commodity traders, US stock traders, crypto traders, solely Indian stocks? It doesn't matter. You've got to do what works for you. Don't listen to other people and say you've got to do this or that. Stage 3, the uptrend is kind of exhausted itself. You're going to start getting stopped out of your long trades. And you're going to start to say, hey, it looks like it has the potential to break down. So in the US market, we saw all these big leaders, Peloton, Zoom, we saw Roku, Square, PayPal. They were all breaking down prior to the index. So we were seeing, weakness under the surface, and finally the index gave it up basically about a week and a half ago. So we want to anticipate where are the other short opportunities. And then in a stage 4 decline, that's where we participate on the short side and avoid the long side. Again, we can make money trading those bounces, and sometimes they can be, some of the most spectacular bounces there are, or, spectacular short-term rallies occur in a downtrending market. So if you're nimble and you can day trade, for instance, like I said, I was day trading today. We did finish positive. We were down most of the day. So we want to, anticipate the moves so we're not chasing things, participate when we have price confirmation, exit when the market tells us to, and then avoid it. If I have to summarize your investing philosophy in 3 words, not sentences. 3 words? Just 3 words में आपका investment philosophy. बताइए, impromptu है but growth, okay, quality, and value. Okay, all 3. बहुत ही Without growth, there cannot be value creation. Okay. क्योंकि without growth, equity becomes like a bond. It becomes stagnant. Therefore, growth is vital. But growth is not complete in itself without quality. Growth without quality can be corrosive. Growth for the sake of growth can only be philosophy of cancer, where unchecked multiplication of body cells occurs is cancer, right? So unchecked growth without quality is a recipe for destruction. But growth and quality results into a satisfying investment outcome only when purchased at a sensible price, at a value. Therefore, in 3 words, growth and quality purchased at value price. Wow. मेरा क्वेश्चन है कि वैल्यूएशन अल्टीमेटली सब इंसान का तरीका अलग होता है वैल्यूएशन को एसेस करने का.
जैसे जनरल में एक आम आदमी पी देखता है, हाई पी मतलब एक्सपेंसिव, लो पी, जो आपने भी कहा, बट आपने अपना एक प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क बना रखा है जिसमें आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी डाल रखा है. तो हाउ डू वी क्रिएट अ कॉमन फ्रेमवर्क, या उस पर थोड़ा सा आप अपना फ्रेमवर्क पे थोड़ा इंसाइट डाल पाए कि कैसे 50 पी की कंपनी में भी आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है? एक्चुअली पहले मैं वो 50 पी वाला क्लैरिफाई कर दूं. 50 पी वाली बहुत अच्छी कंपनी, सस्ती कंपनी बहुत कम होती हैं, गिनी चुनी होंगी जो उसमें आएंगी. दैट वाज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि 30-35 वाले में होते हैं जो कंपनी अच्छे प्रोफाइल्स की होती हैं. देखिए, see आप you have an education thing which you do, and I'm pretty sure when you teach valuation, तो valuation का ultimately एक valuation exercise का एक mathematical principle भी है जो with time senior investors से जब आप बात करते हैं उनको एक intuitive understanding आ जाती है, right? तो अब ये जो मैंने बात बोली, यही बात कोई भी mature fund manager आपको यही बात बोलेगा कि यार एक अच्छी कंपनी के लिए ज्यादा मल्टीपल जस्टिफाइड होता है. मे बी ही इज नॉट यूजिंग अ मैथमेटिकल मॉडल इन हिज हेड, बट ही विल स्टिल हैव सम विजडम कलेक्टेड ओवर द इयर्स. मैं सिर्फ यहाँ पे उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कोई भी चीज बिना क्वांटिफिकेशन के टेस्ट करना मुश्किल होता है. राइट. और क्वांटिफिकेशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और बहुत सारा डेटा लग जाता है. तो यू आर राइट कि एक बंदा जिसके पास सारे डेटा का एक्सेस ना हो और एनालिसिस का टाइम वेविदॉल ना हो, शायद वो ना फ्रेमवर्क डेवलप कर पाए. मगर एक बेसिक सेट ऑफ कॉमन सेंस प्रिंसिपल जो वैल्यूएशन के अंदर जाता है, राइट? हम जब वैल्यूएशन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, प्राइमरीली डीसीएफ किया जाता है एक वैल्यूएशन का जो कोर मैथमेटिकल है, उसी के सारे वेरिएंट है, राइट? तो चाहे वो डिविडेंड डिस्काउंट है, चाहे वो अर्निंग वाला मॉडल है, जो भी आप न्यूमरेटर में यूज करते हैं, चाहे वो कैश फ्लो यूज कर रहे हैं या अर्निंग यूज कर रहे हैं, प्रीटी मच देयर इज अ कोरिलेशन, राइट? अल्टीमेटली कैश फ्लो टू इक्विटी और फ्री कैश फ्लो, व्हाटएवर, सो मेनी मॉडल्स आर देयर, वो घूम फिर के पीएनएल और कैश फ्लो में एक कोरिलेशन है. राइट. अगर हम वैसे बात करें तो हम एक मैं अपने क्लासेस में यूज करता हूँ एक फ्रेमवर्क टू टीच सीएफओ और पोस्ट टैक्स एबिटा का पैरेलल. अगर आप पीएनएल उठाएं और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाएं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आता है, अगर आप पीएनएल से मैप करना चाहते हैं तो द क्लोजेस्ट नंबर विल बी पोस्ट टैक्स एबिटा में से टैक्स को माइनस करना पड़ेगा आपको. तो वो नंबर आएगा विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुड कंसोलिडेट टुवर्ड्स ईच अदर, which I mean by that is a larger set of ratio should become 90-100% or close to that. कैश कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं. तो हर मॉडल के अंदर एक तो ये कंपोनेंट है, ठीक है. उसके बाद उसका एक ग्रोथ कंपोनेंट है. वो ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है? वो ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंडेंट है और रिटेंशन पे डिपेंडेंट है. तो अगर आप 100 रुपए आपका इक्विटी है, आपने 20 रुपए प्रॉफिट बनाया, तो 20% का आपका आरओई हुआ. अगर आपने 20 का 20 वापस से इंकलकेट किया और आप फिर से 20 बना रहे हैं, तो आपका जो ग्रोथ का नंबर होएगा वो 20% हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 20% आरओई एंड रिटेंशन ऑफ 100%. अगर आप 10 रुपए दे देंगे डिविडेंड की फॉर्म में, तो रिटेंशन 50% हो जाएगा, आपका ग्रोथ कम हो जाएगा. तो अल्टीमेटली थोड़ा सा भी आप, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है अगर आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि एक नंबर के लिए क्या रेशियो जस्टिफाई होनी चाहिए. जी, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये कि ऑर्डर बुक है. तो अब ये कंपनीज जो ऑर्डर लेके आती है, तो ये क्या रिपोर्ट कर देती है क्या एक्सचेंज में कि ये लो मेरा ऑर्डर आया, ये देखो लेटर हेड के अंदर में पीओ मिला हुआ मेरे को? वो तो रिक्वायरमेंट ही है, बट ऑर्डर बुक्स तो छोड़िए, हम लोगों ने पॉपुलर मैट्रिक्स बना रखी है. प्राइस टू ऑर्डर बुक, प्राइस टू एमओयू, प्राइस टू नंबर ऑफ एक्सचेंज अनाउंसमेंट्स. सो दीज आर ऑब्वियसली सरकाज़म. कि जो नॉट सो गुड एस्पेक्ट ऑफ दिस सेगमेंट ये हो गया है कि इसको, लेकिन आप पीपीटी इक्विवेलेंट समझिए. वीसीपी क्या करते हैं? 2030 की ही तो बातें करते हैं. स्टोरी टेलिंग नहीं, बट उसके अंदर में एक्सेल में एक प्रोजेक्शंस है विच इज हो जाएगा. पर ऑर्डर बुक तो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास, हाँ, तो ऑर्डर बुक तो जेन्युइन ही है ना. 95% ऑफ दोज आर जेन्युइन. प्रॉपर कंपनी का नाम है, डिस्क्लोज्ड है, उसमें पूरा फॉर्मेट है कि इतने साल में एग्जीक्यूट होगा, ये होगा. Only problem you may have it कि a lot of these order books are the reasons why a lot of these companies in past failed. अगर आपकी बैलेंस शीट की कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है, a large order book will ensure you die. क्योंकि आप लिवरेज कर लोगे, आप बीजी लेके बैठे होगे, आप उसको अटेम्प्ट मारोगे,
वो ऑर्डर बुक अगर 18 महीने में होगा तो उसकी नैब निकलेगी 18%, अगर वो 24 महीने में होगा तो 4% आ जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ फंड से नीचे आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन इन्वेस्टर्स तो पूछने का यूजुअली दम रखते ही नहीं है एसमी के, मोस्ट ऑफ इट, अगेन ब्रॉड बकेट बोल रहा हूँ, इवन कंपनीज नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड कि एक बहुत पॉपुलर कंपनीज है और मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ। आई केप्ट ऑन आस्किंग प्रमोटर कि भाई आपने जब बिड किया होगा तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की होगी, व्हाट वाज योर असेसमेंट ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर? प्रमोटर हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज इवन आस्किंग। तो मैंने तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा कि सर ऐसे होता है क्या? देन आई कॉल्ड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर्क विद दीज कंपनीज। बोला यार तुम वो वेंडर का सब वेंडर उससे बात कर रहे हो, वो वैसे नहीं काम करते हैं। वो करते हैं यार ले आ लो, कुछ ना कुछ करके पैसा बना लूंगा मैं। सो इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। लकली भी क्या है कि उस ऑर्डर बुक से उनको फंडिंग मिल जा रही है। तो प्रॉब्लम विथ द गुड पार्ट ऑफ बैड डिसीजंस इज इफ योर साइज ग्रोज अ लॉट ऑफ इट कैन गेट यू नो अंडर कॉर्पोरेट। जैसे एनबीएफसीज में होता है ना कि आपने बैड क्रेडिट क्वालिटी डाला, बट बाय द टाइम क्रेडिट क्वालिटी हिट की आपकी बुक 10 गुना हो गई है। वो उस समय प्रिस्टीन है, 5वें साल तक आपने सिस्टम बना लिया है। तो वो जो पहले साल के जो बैड एनपीएस भी हैं वो कंज्यूम हो गए, चल गए। तो कंपनीज कई बार उस तरीके से बच जाती हैं। सीख रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, इन्वेस्टर सीख रहे हैं, कंपनी सीख रही हैं, सीएस सीख रहे हैं, सीएफओ सीख रहे हैं। इंडिया इज लर्निंग, इंडिया इज ग्रोइंग विद इन दिस सेगमेंट। थिंग्स आर स्लोली बिकमिंग बेटर। इट इज़ वेरी टफ टू क्वान्टिफाई दैट, बट वी गेट अ फीलिंग दैट यू नो, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि नॉट ओनली जब हमने बोला ना कि 1000 कंपनी और लिस्ट होंगी या 2000 और लिस्ट होंगी, तो हमें 2000 सीएस भी तो चाहिए होंगे, 2000 सीएफओ भी तो चाहिए होंगे, 10,000 बोर्ड मेंबर्स भी तो चाहिए होंगे। हैं कहाँ इंडिया में जो ये डिस्टिंक्शन दे ले पाए कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के बीच का डिफरेंस क्या है? सही बात। जो ये बता पाए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और प्रमोटर डायरेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है? जो ये बता पाए कि अपना डीएससी नहीं देना है प्रमोटर को, राइट? तो ये सब भी सीख रहे हैं। हर इनएफिशिएंसी को या हर सब ऑप्टिमल वर्क को हमें बैड इंटेंट भी नहीं समझना है। हमें उसको ऐसे देखना है कि ये छोटा बच्चा है, अभी इसको धीरे धीरे सीख रहा है। सही बात तो है। हर जगह पे बैड इंटेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोसेसेस डजंट मीन अ बैड इंटेंट, और अ बिजनेस फेल्योर डजंट मीन अ फ्रॉड। एंटरप्रेन्योर्स हैव द राइट टू गो रॉन्ग एंड मेक मिस्टेक्स एंड नॉट मीट देयर टारगेट्स। तो सर इसके अंदर में मल्टी एसेट डाइवर्सिफिकेशन, देन मल्टी सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन और फिर मल्टी स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, तीनों लेयर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन को कैसे सोचे कोई? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आपने अगर आप एक स्ट्रैटेजिकली आप इन्वेस्ट करने के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सबसे पहले आप ना एसेट क्लास में वेट डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा एसेट क्लास में क्या वेट होगा, और वो आपका मोर और लेस टू अ लार्ज एक्सटेंट ये डिटरमाइन करता है कि आपको कितना रिटर्न और कितना रिस्क रहेगा। कितना मैं बॉन्ड्स में रखूं, कितना मैं इक्विटीज में रखूं, कितना मैं गोल्ड में रखूं, कितना मैं रियल एस्टेट में रखूं। पहला डिसीजन आपका वहां से स्टार्ट होता है। सेकंड डिसीजन आपका, जब एक बार आप एक एसेट क्लास में पहुंच गए कि अब इक्विटीज में पहुंच गए, तो आपका उसके बाद होता है कि इक्विटी क्लास के ब्रॉड बकेट्स में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, ग्रोथ, उस तरीके से आप फिर, और उसके बाद आप इंडिविजुअल स्टॉक पे आते हो। अगर आपका फुल टाइम जॉब इन्वेस्टिंग नहीं है, या आप कुछ आपको ठीक है अच्छा लगता है आप कर रहे हो, करो। जो इजीएस्ट वे, और वो नेक्स्ट स्लाइड ही है, जो इजीएस्ट वे है डाइवर्सिफाई करने का, वो है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। बहुत कम उनका फीस होता है, वो एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जो एक फॉर एग्जांपल एक ETF जो कि निफ्टी को ट्रैक करेगा, वो निफ्टी के 50 स्टॉक को खरीदेगा, और वो उस प्रोपोर्शन में खरीदेगा जितना उनका कंपनियों का साइज है। आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपका 50 स्टॉक में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आप ठीक है, आप अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं आप करिए, थोड़ा सा आप अपना कंपनीज को समझिए, थोड़ा सा आप अपना रिस्क लीजिए, थोड़ा अपना असेसमेंट कीजिए, बट एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो आप अपना ETF में छोड़ दीजिए लगाकर। आपने ETF में लगा दिया, 50 में आपका डाइवर्सिफिकेशन वैसे ही हो गया। आपने एक लार्ज कैप ETF लगा दिया, एक मिड कैप में लगा दिया, एक स्मॉल कैप में लगा दिया, आपका पूरा कवर हो गया मार्केट। 25% आपने तीनों में लगा दिया, बचा वो 25% पैसा लेके आप खुद अपना स्टॉक्स में आप बैठ लेते रहिए। तो एक कोर पोर्टफोलियो है आपका,
और एक उसमें कुछ सैटेलाइट आपके स्टॉक्स हैं। सैटेलाइट स्टॉक्स यू कैन से कि मैं उन पे थोड़ा रिस्क ले रहा हूं, पर जो मेरा कोर है वो आपको डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ये जो पोर्टफोलियो होगा इसका रिस्क डेफिनेटली अगर आपने सिर्फ 5 स्टॉक में लगाया होगा उससे बहुत कम होगा। तो ये एक इजीएस्ट तरीका है डाइवर्सिफाई करने का। आपको खुद करना है तो एज ए सेट की 30 स्टॉक है, आपको 30 स्टॉक में करना है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि भाई आपको कितना पैसा स्टॉक में लगाना है, कितना वेट आपको स्टॉक में देना है। अब गोल्ड है, ठीक है, आपका सेफ एसेट है, आपका कुछ पैसा लिक्विड वेल्थ आपको रखनी चाहिए अपने पास। लोग बोलते हैं कि 2 महीना 3 महीना का खर्चा टाइप आपको पैसा अपने कैश में रखना चाहिए। वो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट वो रहता है इकोसिस्टम, सोशल वो सिस्टम। तो उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से कुछ आपको बॉन्ड्स में, जो कि ज्यादा वेरिएबल नहीं है, कि अगर आपको कल को जरूरत पड़ती है, मार्केट ने सही नहीं भी करा हुआ, तो आप अपना बॉन्ड्स को या एफडीज से उस पैसे को यूज करके आप अपना एक अनफॉर्सीन खर्चा जो है आप उसको कर पाए। और फिर आता है आपका स्टॉक्स में। तो जैसे 60-40 एक अच्छा रेशियो माना जाता है कि भाई 40% बॉन्ड, 60% equities. Okay. Can I do investing using technical? That's actually one of the questions which I wanted to ask you. Absolutely. You know, the sad part is today everybody is becoming more and more short-term in nature. You know, I keep saying this to a lot of people, you know, who follow me on Twitter, that that long-term investing is losing its value. You know, either you have people who are in the Warren Buffett camp, buy and forget, or you have people who are only looking at day-to-day moves. Right. The fact that the weekly options in today's market is garnering more open interest than the monthly options Right. is a dangerous place to be in. Right. Because everybody is trying to play T20. Right. Nobody wants to play the test anymore. You know, so I personally feel the reason why Goldilocks Premium Research came into play is because I want to capture big trends. Correct. And if you actually speak to market participants, you know, who've made serious money or who've made a fortune, you will realize that it's only in certain phases, say 2003 to 2007, Right. and then 2013 to 2017. Right. It was these phases, you know, where they actually made their entire wealth. Not trading the market every day, not looking at the market every day. I'm sure there are many people doing it. You know, I'm happy for them. But my school of thought is if you have to make a fortune in the markets, you have to look at the bigger trends. Right. And when I say bigger trends, you can look at the weekly chart, you can look at the monthly chart. You know, I don't want to take any stock names, but many of the top stocks which have done well in the last 18 months, they would not have broken their moving average for 18 months. You could have simply, you know, held some of these stocks and, you know, you would have done extremely well. Right. So I feel that technical analysis definitely can be used for the long term. It should be used for the long term. And if you're looking at it short term, more than the analysis, it's the discipline and the risk management, you know, that will take you to your financial goals. How to identify जो कहते हैं ना स्पार्क चेंज, और ये डेटा तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में नहीं है। तो जो समझदार इन्वेस्टर्स है ना, वो ना ये BSE NSE के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को बहुत स्टडी करते हैं कि अचानक से देखा ये कंपनी ने पहली बार कॉन कॉल किया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि ये पहले तो नहीं करता, अचानक से क्या हुआ, इसको कॉन कॉल क्यों करने के लिए। तो आप भी इतना होमवर्क करते हैं हर दिन? So basically every day I diligently go through all the corporate announcements on the Bombay Stock Exchange. So you know, for many people it's a very tedious, boring exercise, but मेरे लिए तो ये एक intellectual treasure hunt है जहाँ पे मुझे कभी भी सोना स्ट्राइक हो सकता है। तो ऐसे ही आपको कंपनीज मिलती हैं एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ साइकिल। बिकॉज आप सोचिए ना, कोई भी कंपनी पहली बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों करेगी? उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स जब बहुत बढ़िया इंप्रूव हो गए अचानक से, जब मैनेजमेंट को सेंस लग गया कि अब मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है, अब मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ, अब मैं रेडी हूँ, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है ना सामने, पब्लिक के सामने आने के लिए। दैट्स अ सॉफ्ट सिग्नल। कुछ मैनेजमेंट से जो एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत ही प्लेन ड्राई और फैक्चुअल जो बातें करती थी, मान लीजिए सडनली अब गाइडेंस और फ्यूचर की बात करने लगे, दैट्स ऑल्सो सॉफ्ट सिग्नल कि भी आप कुछ बदलने वाला है मैनेजमेंट में। और बहुत बार just by merely going through the investor presentations and press releases diligently, you get such a big edge. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक हमारे PMS या इंडिया फंड में नहीं है, बट HBL पावर करके एक स्टॉक है। 1.5 साल पहले फर्स्ट एवर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उन्होंने निकाला, 100 रुपए का स्टॉक शेयर था, 400 रुपए का हो गया 1.5 साल में। अगर कोई किसी ने भी बस वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के आधा घंटा भी पढ़ लिया होता और समझ और बिग पिक्चर व्यू अगर लेके चलते कि भैया रेलवे डिफेंस में तो बूम आने वाला है,
ये कंपनी तो राइट एट द इंटरप्ले ऑफ बोथ दीस टू थिंग्स हैं, रेलवे एंड डिफेंस एंड पावर भी है, रेलवे भी डिफेंस भी, तीनों में बूम चल रहा है. इससे बेटर इट वाज अ मल्टी बैगर इन प्लेन साइट फॉर इन्वेस्टर्स. यू जस्ट हैड टू ओपन दैट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड जस्ट रीड एंड हैव अ बिग पिक्चर व्यू कि ये 3 सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट थ्रस्ट है. ऑलवेज, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, ऑलवेज फॉलो द मनी, फॉलो स्पेशली द गवर्नमेंट मनी. जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिल गया, दैट्स अ ह्यूज सपोर्ट, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा. नेवर फाइट द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट से अगर आप भिड़ोगे तो अल्टीमेट बहुत केसेस में आप नुकसान ही पाओगे. टू हैव ऑलवेज द गवर्नमेंट ऑन योर साइड एज मच एज पॉसिबल. सही है. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एवरी कंपनी शुड बी मंकी प्रूफ्ड. ये मेरा खुद का एक टर्मिनोलॉजी है. मंकी प्रूफ मीन्स दैट CEOs keep coming and going, companies stay. The company should be robust enough that even if a monkey was to run that company, he would not run it to the ground. So you can have a bad quarter, you can have a bad year. A bad fish will be rooted out of the company. A bad CEO will eventually eject himself out if he's in a good company. Correct. Or a bad CEO will go down with a bad company. Correct. Right? A lot of people criticize Mr. Vishal Sikka. Right? Of course, he had a great vision. He was a bit ahead of his time, and he didn't gel very well with the promoters, the old guard, which is fine, right? But that was a tough time for Infosys, right? But that didn't mean that the company became bad. Company still remained good. तो मैंने अपनी लाइफ की large part of the holding wealth Infosys में तब इन्वेस्ट की जिस दिन मिस्टर सिक्का का जो नेगेटिविटी थी पीक में. And I was reasonably happy ever since, because everything in a good company settles over a period of time. The culture of Infosys is great. It's a great company. So because I live in Bangalore and I know a lot of people who work in Infosys, the way they think, the way they behave, the way they manage themselves, their conduct, their character, it speaks a lot about the culture of a company. So as I say, I love that company, and it's a large part of my personal and my client wealth. Even if it has underperformed in the last 1 year, no problem. बल्कि मैं अगर कंपनी अच्छी हो तो मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि कौन सा क्वार्टर या कौन सा हाफ ईयरली रिजल्ट खराब आए. बिकॉज तभी तो आपको मौका मिलेगा. जब सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो गुड कंपनी को जस्ट बिकॉज दे हैड वन बैड क्वार्टर, दैट इज अ परफेक्ट टाइम टू एंटर द कंपनी, बिकॉज एवरी बैड न्यूज इज देन प्राइस्ड इन. वी वांट टू generally, as a FOMO'd investor, we want to invest in company where every good news is priced in. Absolutely. When every good news is priced in, the company doesn't have the Bollinger Band capacity, जो technical term में बोलते हैं, to take any bad news at all, because then it will come crashing down. तभी आपने देखा होगा कि आजकल अब सारी कंपनियां little bit of bad news and stock 20% नीचे. But when every bad news is priced into a very good company, I think that's the time to invest. कि कैसे मैं डिफाइन करूं कि ये मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है या अभी भी अच्छा है और या करप्ट नहीं हुआ है. देखिए, आप लोग तो मैनेजमेंट से मिल लेते हो, चाहे कॉफ़ी पे बैठते हो, बात करते हो, तो फिर भी आप फील कर पाते हो. तो एक आम आदमी तो मैनेजमेंट को खाली टीवी पे देख रहा है, लिमिटेड देख रहा है. हाउ टू एसेस द मैनेजमेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिवली? सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट वे टू लुक एट लीस्ट हिस्टोरिकली कंपनी ने क्या किया है. हिस्टोरिकली उनके जो फाइनेंशियल जो आपका दर्पण है एनुअल रिपोर्ट में सब दिख जाता है. तो अगर आप पिछले 10-15 साल की 5 साल की जितनी भी हिस्ट्री आप देखेंगे कि कंपनी ने ग्रोथ करी है कि नहीं करी है, अगर उस जिस इंडस्ट्री खराब थी उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, रिटर्न रेशियोज क्या रहे, लेवरेज कैसे रखती है. बिगेस्ट रिस्क कम्स फ्रॉम लेवरेज, राइट. एनी बिजनेस गोज फेल बिकॉज ऑफ लेवरेज. वन ऑफ द बिग रीजन ऑफ गोइंग फेल इज लेवरेज, बिकॉज इज मैनेजमेंट इन हरी टू ग्रो. वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो आपको दिख जाएगा. अगर आप 10 साल 15 साल में कोई ना कोई साइकिल तो आई जाती है. तो वो साइकिल में, खराब साइकिल में मैनेजमेंट ने कैसे बिहेव किया इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टामेंट ऑफ दिस थिंग. तो हमारे यहाँ पे एक छोटा सा एक फ्रेमवर्क बताता हूँ, हम यूज करते हैं, कॉल्ड इम्प्रेस. ओके. सो आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, कि भाई इंटीग्रिटी है कि नहीं आदमी की, चोरी करते हैं कि नहीं करते. जो आदमी चोरी कर सकता है, छोटी भी चोरी करता है तो मतलब गड़बड़ है. तो वी हैव टू बी केयरफुल. एम फॉर मॉडेस्टी, मतलब एरोगेंट पीपल विल श्योरली डिस्ट्रॉय वैल्यू. आप देख लो जो भी कंपनी ने बड़े वेल्थ क्रिएट की है, आपके सारे के सारे मैनेजमेंट एक क्वालिटी आपको जरूर मिलेगी, मॉडेस्टी, हम्बल. दे आर वेरी हम्बल. दे विल नेवर से ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा. दे जस्ट कीप एक्सिक्यूटिंग, राइट. देन दे पैशनेट पीपल, यू नो, कि दे पैशन इज समथिंग यू वांट टू सी इन द मैनेजमेंट, कि व्हाटएवर दे आर डूइंग they are doing out of passion, not for just making some money. That right. So that is a very, then they're realistically aggressive, like, because
एक तो हाँ आएगा करेंगे कि नहीं, हम लोग आगे की कैटेगरी देख के इंडिया में ऐसा होगा वैसा करेंगे, एक प्लान है उनका, स्ट्रैटेजी है, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, प्लान है, करेक्ट। एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, कि आर दे फोकस ऑन कैपिटल एलोकेशन, बिकॉज देखिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत होती है, एंटरप्रेन्योर के पास रोज कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, ही हैज टू चूज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, सो हाउ इज चूजिंग दोज बेस्ड ऑन द कैपिटल एलोकेशन, इसका वो कैसा डिसीजन है। बाद में आता है उसकी स्किन इन द गेम कितनी है, कि भाई वी डोंट लाइक कंपनी जिनके प्रमोटर के स्टेक 10-20% हो, जनरली स्पीकिंग। जनरली वी लाइक कि आइदर वो प्रोफेशनल तो सीईओ के पास कुछ स्किन इन द गेम है कि नहीं, या प्रमोटर की कितनी स्किन इन द गेम। छोटे होल्डिंग वाले प्रमोटर्स हमेशा चोरी करेंगे जनरली, जिसके पास 75% होल्डिंग है वो क्या चोरी करेगा, अपनी कंपनी है उसकी। सही बात है। तो वो एक थोड़ा सा एक इंडिकेशन रहता है। एंड लास्टली स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस कल्चर, कि भाई आप गवर्नेंस कैसा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कितने कर रहे हो, तो इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल्ड वो बनाया हुआ है, पार्टली क्वांटिटेटिव है, पार्टली सब्जेक्टिव है, और उसको असेस करोगे ना आप। मैं ये नहीं कहता हूँ कुछ भी फुल प्रूफ नहीं होता लाइफ में, बट 95-99% चांस है कि आप गलत आदमी पे पैसा नहीं लगाओगे। कैसा रहा आपका जर्नी? हाउ डिड यू फाइंड द लर्निंग? इट्स अमेजिंग। आप इमेजिन करिए कि आपने तो कुछ ही पोर्शन देखे ये वीडियोस के, मैंने तो ये वीडियोस को जिया है, एंड व्हाट अ लवली लाइफ आई हैव लिव्ड। और मैं इसको ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। फेस टू फेस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई कंटिन्यू दिस टिल आई डाई ताकि मैं भी सीखता रहूँ, और आप भी, जो भी लोग जुड़े हैं मुझसे, जितने भी नंबर्स हैं, आप भी सीखते रहें, और हम शेयर बाज़ार का जो एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम हमारे अराउंड बिल्ड कर चुके हैं, उसको ऐसे ही करते रहें। थैंक यू, बाय, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.